सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल, मुकद्दस ताबूत। सिपाही जो मेरे बिल्कुल बराबर में खड़ा था, उसका मुंह खुले का खुला रह गया, गोया उसकी बोलती बंद हो गई थी और बड़े मियाँ के होंठों पर हंसी थी और वो होले होले मुस्कुरा रहा था। क्यों बोलना, मैं तेरा साथी को सब बता दूं। आप कौन हैं? सिपाही हकलाया और उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई अजीबुल खलकत मखलूक देख ली हो। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी से पंगा ना लो। किस बेस में कौन छुपा है किसे खबर। हाँ, आप कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता हुआ पैरों पे झुक गया। जा, तुझे माफ किया, बाबा ने बेनियाजी से कहा तो वह सिपाही अपने साथी का हाथ पकड़े इस तरह भागा जैसे पिटा हुआ कुत्ता दम दबाकर भागता है। उनके जाने के बाद मैं भी खड़ी हो गई। तुम कहाँ चली? अकेली जाओगी? ऊपर देख कैसे घनघोर बादल छाए हुए हैं। देख देख बिजली भी कड़क रही है। वो तेरे पीछे है, उससे बच कर जाना वरना तबाह हो जाएगी। हर दम विद कर, मगर तू कैसे करेगी? तेरे अंदर तो नापाकी है और वो माफ करने वाला है। जा अपने गुनाहों की माफी मांग, जा चली जा। ये कहते हुए वो मुड़ गया। उसके हाथ में एक लाठी थी और शायद वो बरगद की सूखी हुई जटा थी या फिर किसी खास पेड़ की शाख। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सांप हो, बल खाता हुआ दुम के सहारे खड़ा सांप, और वो उस लाठी को टेकता हुआ बाएं हाथ से गले में झूलते कशकोल को सहारा देता हुआ बढ़ता चला गया। और मेरी आंखें उसी पर टिकी हुई थीं कि यकायक वो नजरों से उज्जल हो गया और मैंने इस थोड़े से अरसे में बहुत कुछ देख लिया था। मैं समझ गई थी कि मैं एक ऐसे गर्दाब में फंस गई हूं जिससे निकलना फिलहाल मुश्किल है, और इस दौरान में मेरी ये दो आंखें बहुत कुछ दिखाएंगी। और मैं इन्हीं सब बातों पर गौर करती हुई नूरन नहार के घर की तरफ बढ़ने लगी। और चलते चलते मुझे सुबह वाली बात याद आ गई कि जब मैं बेदार हुई थी तो मेरे कपड़े खून आलूदा थे और जिन्हें मैंने जल्दी जल्दी उतार कर बिस्तर के नीचे छुपा दिया था, और दूसरा लिबास पहनकर कमरे से बाहर आई थी। और मैं डर रही थी कि मेरे हाथों पर लगा खून किसी को नजर ना आ जाए, मगर हैरत अंगेज तौर पर किसी ने मुझे टोका नहीं था और नलके तक पहुंचने तक कोई भी टकराया जो नहीं था। और दोनों हैंड पंप का रिवाज था और मैंने जल्दी जल्दी हैंड पंप दबाया और गिरते हुए पानी से मुंह हाथ धो लिया। और हाथ मुंह धोते वक्त एक और हैरत अंगेज बात नजर आई कि धोने वाला खून बहते पानी के साथ नजर नहीं आया था और पानी जरा भी रंगीन नहीं हुआ। तो वह सब क्या था? बाबा कौन था जो मेरी मदद के लिए आया, और क्यों उसने ये बात कही थी कि आसमान पर काली घटाएं छा रही हैं? बिजली कड़कने की बात क्यों की थी और फिर वो गायब क्यों हो गया? और मैं इसी तरह ख्यालों के गर्दाब में फंसी आगे बढ़ती जा रही थी और अब तक ये बात भी समझ नहीं आई कि यकायक भगदड़ क्यों मची थी और लोग क्यों दौड़ पड़े थे। ऐसा क्या हो गया था कि अगर गोलियां चलती, बम धमाके होते तो आवाज सुनाई देती। मैं अपने ख्यालों में इस तरह डूबी हुई थी कि मुझे वो जीप नजर नहीं आई जो सड़क के दरमियान आड़ी तिरछी खड़ी थी, और मैं उस वक्त चौंकी जब उससे वो बाहर निकला था और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसके हाथों में देसी साखत का पिस्तौल था जिससे उर्फ में कट्टा कहा जाता था, और बंदूक की नाल को छोटे टुकड़ों में काट कर एक फायर के लिए उसे बनाया जाता था। और वह कट्टा हिलाकर बोला, तुमने क्या समझा था? मुझे बेवकूफ बनाकर भाग निकलोगी? मैं तुम्हें पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अपने मकसद के लिए हासिल करके रहूंगा। मैंने नजरें उठाकर शंकर का जायजा लिया। उसके पीछे वो तीनों भी खड़े हुए थे जो उसके साथ इस झोंपड़ी में थे, जहां मुझे पाबंदे सलासल बनाकर रखा गया था और जहां मेरी जंजीर बर्फ की तरह पिघल कर बह गई। और मैंने एक नजर उन सब पर डाली और फिर मुंह बनाकर कहा, क्यों तू बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है? क्यों अपनी तबाही को आवाज दे रहा है? खबरदार, अपनी सोच को पाक कर ले वरना बुरी तरह नुकसान उठाएगा। और उसने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, तू क्या समझती है मुझसे बच जाएगी? तेरा बाप मेरे मुकाबले में कुछ नहीं था, बस इत्तफाकिया उसे वह शक्ति मिल गई थी जिसकी ज़रूरत मुझे थी, और वह शक्ति पता नहीं कैसे तेरे अंदर मुंतकिल हो गई है, और वह तुझे शक्ति मुझे देना होगी वरना मैं तेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगा।
اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر فتح پالے گا تو یہ تیری خام خیالی ہے، اور تو میرے آگے عشر عشیر بھی نہیں۔ اور پتہ نہیں یہ الفاظ کہاں سے میرے ذہن میں آ رہے تھے جنہیں میری زبان ادا کر رہی تھی، اور میں نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا، ابھی بھی وقت ہے، چلا جا اپنی راہ گر۔ اگر نہیں گیا تو جو شکتی تیرے پاس ہے وہ بھی تیرے کام نہیں آئے گی۔ اور پھر میں نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھا دیے۔ تو ایسے نہیں مانے گی، یہ کہہ کر شنکر نے ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑا، اور اس کی مٹھی میں کچھ تھا جسے اس نے میرے چہرے پر پھینکا تھا، اور میں چکرا کر رہ گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور سنبھلنے کی کوشش کرتے کرتے بھی زمین پر گر گئی۔ اسے اٹھا کر جیب میں ڈالو۔ ڈوبتے ذہن کے ساتھ میں نے شنکر کی آواز سنی، اور پھر احساس ہوا جیسے مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھایا جا رہا ہے، اور اٹھانے والوں نے چاول کی بوری کی طرح میرے جسم کو جیپ میں پھینکا، اور پتہ نہیں میں بے ہوش تھی یا میرا ذہن شنکر کے منتر کا شکار تھا، اور میرا احساس تو زندہ تھا مگر جسم بے خبر تھا، اور میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، پھر بھی کچھ کرنے کا چارہ نہ تھا، اور مجھے جیپ میں ڈال کر وہ لوگ لے چلے، اور پتہ نہیں کس راستے سے ہوتے ہوئے وہ لوگ لال باغ تھانہ پہنچے، اور بورڈ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی ہوں، اور شنکر نے شاید پہلے ہی معاملہ طے کر رکھا تھا، کیونکہ اس کے نیچے اترتے ہی پولیس والوں نے جیپ کو گھیر لیا۔ ہاں یہی ہے وہ، کسی کی آواز سنائی دی، اور پھر کئی لوگوں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اب تم لوگ منہ کیا دیکھ رہے ہو، اٹھا کر حوالات میں پہنچاؤ، اور کسی نے کڑکدار آواز میں کہا، اور ایک ساتھ کئی پولیس والیاں جیپ میں چڑھ آئیں، اور پھر ان لوگوں نے مجھے کھینچ کر نیچے اتارا، اور تقریباً گھسیٹتی ہوئی حوالات تک لے گئیں، اور اب تک میری حالت میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا، اور میں اسی عالم میں تھی کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسے ہوش میں لاؤ، بیان لکھنا ہے، ایک پولیس والے نے کہا، اور مجھے لانے والی میں سے ایک نے میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے میرے حواس لوٹا دیے۔ اے تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اسی افیسر نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے بی بی ارشدی بھویاں کا خون کیوں کیا؟ کیا کوئی پرانی دشمنی تھی؟ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور میں تو کسی بی بی ارشدی نام کو پہچانتی بھی نہیں تھی، اس لیے اسے چہرے کو تکتی رہ گئی۔ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ میں کسی بی بی ارشدی نامی عورت کو نہیں جانتی۔ بالآخر میری زبان سے ہوش میں آنے کے بعد پہلا جملہ ادا ہوا، اور تمہیں 4 آدمیوں نے اس کے گھر میں گھستے اور پھر خون آلودہ چھری کے ساتھ باہر آتے دیکھا ہے۔ ہم باری ہیں کہ شنکر کے کس نے تمہیں دیکھ کر ہمیں خبر دے دی، اور ہمارے آدمیوں کے ساتھ جا کر اس نے تمہیں گرفتار بھی کروایا۔ یقین کریں میں کسی ارشدی نامی عورت کو نہیں جانتی۔ تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ عورت کے ہونے کی وجہ سے پولیس کے تشدد سے بچ جاؤ گی۔ اور پھر اس نے لیڈیز کانسٹیبل سے کہا، اے رضیہ ذرا اس کی زبان کھلوانا تو، اور مجھے بھی دیکھنا ہے کہ یہ کب تک سچ نہیں بولتی۔ رضیہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورتی رہی اور آگے بڑھی، اور اس کے ہاتھ میں پولیس والوں کی مخصوص چھڑی تھی، ہینت کی لچکیلی چھڑی۔ نزدیک پہنچ کر اس نے اوباش مردوں کی طرح میری ٹھوڑی کو 2 انگلیوں سے اٹھایا، اور پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اے پارسا بی بی، سیدھی طرح سے سچ اگل دو، کیونکہ اپنی اس گوڑی چمڑی سے دشمنی کر رہی ہو۔ اتنی ہینٹ ماروں گی کہ تمہاری یہ سرخ و سفید چمڑی نیلی پڑ جائے گی۔ اور پتہ نہیں کیسے میں نے اتنا سخت جملہ کہہ دیا، اور وہ آواز بھی مجھے اپنی نہیں لگی تھی، اور میں نے کھرکھراتی ہوئے آواز میں کہا، جا بہت دیکھی ہیں تجھ جیسی 2 ٹکے کی، 2 ٹکے میں اپنا ایمان بیچنے والی۔ اگر میرے جسم میں سے ایک ہینٹ بھی ٹکرایا تو سمجھ لے تیری 60 پشت تیرے حال پر نوحہ کنا رہے گی۔ تو یہ لے۔ یہ کہہ کر اس نے ہینت کو ہوا میں لہرایا، اور شاپ کی تیر آواز گونجی۔ چیخنا مجھے چاہیے تھا، مگر چیخ کی وجہ کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو حیرت سے میں خود بھی اچھل پڑی۔ میں رضیہ سے کئی فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی، مگر میرا جسم غائب تھا، اور میں غیر مرئی حالت میں کھڑی تھی، اور رضیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں میں کچھ دیر پہلے کھڑی تھی، اور پولیس افیسر وہاں موجود تمام سپاہی سب کے سب حیران تھے، اور سب کے چہرے پر سراسیمگی کے تاثر تھے، چہرے سفید پڑ گئے، آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ تبھی مجھے شرارت سوجی، اور میں نے ایک سپاہی کی ٹوپی اتار کر اس کے گنجے سر پر زوردار چپت لگا دی، اور وہ وحشت سے پاگل ہو گیا اور چیختا ہوا ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ایک سپاہی نے اس سے پوچھا۔ بھوت،
اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس نے مجھے چپت ماری ہے۔ وہم ہوا ہوگا، اسی سپاہی نے کہا، اور اس کا وہم دور کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کی گدی پر زوردار چپت لگائی اور وہ بلبلا اٹھا، اور اب میرا یہاں رکنا فضول ہے۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھی اور زوردار کہکا لگایا، اور کہکے نے انہیں مزید خوف زدہ کر دیا۔ حوالات کی سلاخیں میرے لیے بے معنی تھیں۔ میرا جسم کثافت سے پاک ہو چکا تھا، یعنی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں سلاخوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی باہر نکل آئی اور جلد از جلد اس جگہ سے دور ہو جاؤں۔ اس خیال کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا جسم پھر سے کثیف شکل اختیار نہ کر لے، اور میرے خوف کی وجہ بے وجہ نہیں تھی۔ اور تھانے سے نکلتے وقت میں نے دیکھ لیا کہ پورے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہلچل مچ گئی، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، مگر میں تو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے بلا خوف چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ اور اس وقت میں وائرلیس کے سٹاپ پہ کھڑی ایک راستہ ککریل کی طرف جاتا تھا اور دوسرا موتی جھیل سے آ کر پاک موڑ کی طرف۔ اب کسی بھی طرف سے بس آتی تو میں اس میں سوار ہو جاتی، جس کے ذریعے مجھے کسی بھی طرف نکل سکتی تھی۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے میرا ٹھوس جسم واپس آ گیا ہے، اب مجھے بس میں سوار ہونے میں دقت نہ ہوتی۔ اور یہ سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی کہ مجھے دور سے دوڑتے ہوئے پولیس والے نظر آئے، اور وہ سب میری طرف چلے آ رہے تھے۔ شاید انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، اور میں بھی انہیں دیکھ کر ڈر گئی، اور میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اور میں بغیر سوچے سمجھے دوڑ رہی تھی، اور سامنے ہی مگ بازار کی بستی تھی۔ اصفہانی کالونی کی بلڈنگوں کی جھلک دکھائی دینے لگی، اور بلالہ آباد کالونی کی طرف میرا رخ تھا، اور میں تیز رفتاری سے ادھر ہی بھاگ رہی تھی۔ اور کچھ دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، وہ سب پیچھا کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر سامنے والے بنگلے میں گھس گئی۔ اتفاق سے کسی سے بھی میرا ٹکراؤ نہیں ہوا، اور میں ایک کمرے میں گھس گئی، اور سامنے ہی ایک بڑا سا چیٹ کھٹ بچھا تھا۔ اب تو چیٹ کھٹ خواب ہو گیا، اور اس کی جگہ انگلش بیڈ نے لے لی ہے۔ اور چیٹ کھٹ اور بیڈ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، صرف نقاشی کا اور ڈیزائن کا فرق ہوتا ہے۔ پائے زیادہ اونچے ہوتے ہیں، اور اتنے اونچے کے نیچے ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا تھا، اور سرہانے اور پائنتی کی طرف نقاشی والے تختے ہوتے ہیں جن پر آئینے لگے ہوتے۔ اور میں چپر کھٹ کے نیچے گھس کر بیٹھ گئی، اور ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میرا ٹھوس جسم پھر سے غائب ہو گیا ہے، اور میں ایک بار پھر سے نادیدہ بن گئی ہوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور کئی پولیس والے دندناتے ہوئے گھس آئے۔ اس وقت سپاہیوں کو بندوقیں نہیں ملی تھیں، اس لیے سب کے ہاتھوں میں لمبے لمبے ڈنڈے تھے، اور ان سب کے پیچھے ایک افیسر بھی گھس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کہاں گئی؟ اس نے پوچھا۔ سر ابھی یہیں تھی، ہم نے خود اسے کمرے میں گھستے دیکھا تھا، ایک سپاہی بولا، اور جتنی جلدی ممکن ہو اسے ڈھونڈو۔ اور سپاہیوں نے ایک ایک جگہ دیکھ لی، نیچے بھی دیکھا، مگر میں انہیں نظر نہ آئی۔ اور اتنے میں ایک بوڑھی عورت پریشانی کے عالم میں اندر آئی اور چیخ کر بولی، یہ تم لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ بغیر اجازت میرے گھر میں گھس آئے، تم جانتے نہیں ہو یہ کس کا گھر ہے؟ میرا بیٹا اسلام آباد میں ایک بہت بڑے عہدے پر ہے، اور میرا شوہر بھی ریٹائرڈ سول سرونٹ ہے، اور میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ اماں جی یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال تو یہ دیکھیں کہ ہم کس مجبوری میں پھنسے ہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس نے کئی خون کیے ہیں یہاں آ کر چھپ گئی ہے، اور وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، ایک سپاہی نے بڑی بی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرے پاس بندوق بھی ہے، اور میرا پستول بھی اتنا کمزور بھی نہیں ہوں کہ اگر اس گھر میں کہیں چھپی ہوئی ہو تو وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر اس نے کوئی بدماشی کی تو میں اسے شوٹ کر دوں گی۔ اب تم لوگ یہاں سے نکلو ورنہ بہت برا ہوگا۔ اور بڑی بی نے بگڑے تیور سے کہا، اور بڑی بی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی سے ڈرنے والی نہیں، اور ان کی جھڑکیوں نے بالآخر ان لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پولیس کے جاتے ہی میں نے اطمینان کی سانس لی، اور اسی بیڈ پر اطمینان سے لیٹ گئی، اور بڑی بی نے باہر سے اس کمرے کی زنجیر چڑھا دی۔ ان دنوں آٹومیٹک ڈور عام نہ تھا، اس لیے دروازوں میں زنجیر اور کنڈیاں لگائی جاتی تھیں، اور بڑی بی مطمئن ہو کر لوٹ گئی، اور میں نے بھی اطمینان سے سونے کے لیے پیر پھیلا دیے۔ ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی تھکن نے بے حال کر رکھا تھا، اور میں نے آنکھیں بند کی تو نیند نے خود ہی ڈیرا ڈال لیا، اور میں بے خبر سو گئی، اور میرے جسم کو ویسا ہی جھٹکا لگا جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار محسوس کیا تھا۔ ہر بار اس قسم کے جھٹکے کے بعد یا تو میرا جسم نادیدہ بن جاتا یا پھر وہ ٹھوس۔ میں سمجھ گئی کہ میرا جسم ٹھوس بن چکا ہے، اور میں نے آنکھیں کھول دی، اور کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں تو بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر میرا جسم
کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ایسے کیسا ہوا؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے جسم نے کھڑکی پر پہنچ کر سلاخیں تھام لی اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا اور زوردار کہکا لگایا، اور وہ آواز بھی میری نہیں تھی۔ اور پھر اس نے کھڑکی کی سلاخوں پر ہاتھ رکھا تو پورا چوکھٹا اکڑ کر سامنے آ گیا اور اس نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ میں بھی اس بستر سے اتر کر اس کے تعاقب میں کھڑکی پار کر گئی، اور اب آگے آگے میرا جسم تھا اور پیچھے پیچھے میں۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ زمین پر قدم بقدم چل رہا تھا اور میں ہوا میں تیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرا جسم مگ بازار چورنگی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور بازار پار کرنے کے بعد وہ ریلوے لائن کی طرف بڑھنے لگا، اور اس وقت تمام ریل گاڑیاں پھول پڑیا اسٹیشن پر آتی تھیں اور کملا پور جنکشن تعمیر ہو رہا تھا۔ اس اسٹیشن کی تعمیر صدر پاکستان محمد ایوب خان کے حکم پر ہی ہو رہی تھی۔ کھلتا ہوا کمل کا پھول جیسے عمارت بن رہی تھی، اور اسٹیشن کے چاروں طرف پلیٹ فارم بنائے جا رہے تھے جو یقیناً خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتے۔ میں ابھی تک حیر تو استجاب میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ میں اس کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھوں گی تاکہ اس راز کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ اور اب وہ ایک بنگلہ نما مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس مکان کے گرد 4 دیواری تھی اور 4 دیواری تقریباً 6 فٹ اونچی تھی، اور میرا جسم اس طرح اچھل کر دیوار پر پہنچ گیا جیسے اس میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں، یا پھر بلندیاں اور فاصلے اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ بہرحال مجھے حیرت تھی کہ میرا نا تجربے کار جسم اچانک اتنا پھرتیلا کیسے بن گیا۔ دیوار کی دوسری جانب بھی وہ اسی آسانی سے اتر گیا، اور پھر وہ ایک مکان کی جانب بڑھا، اور میں جو لطیف شکل میں آڑے آ رہی تھی اس کے تعاقب میں لگی رہی، اور وہ مکان کے برآمدے پر چڑھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ وہ مکان اندر سے کافی کشادہ تھا اور اس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے، اور میرا جسم کمروں کی قطار سے گزر کر ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے نہایت آہستگی سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا اور میرا جسم اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی نیلگی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور میں نے سرسری طور پر جائزہ لیا۔ اس کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا تھا، اور بستر پر ایک نوجوان دوشیزہ مہو خواب تھی، اور تکیے پر اس کے گھنے لمبے بال پھیلے ہوئے تھے۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے ہونٹوں پر بہت پیاری سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ لڑکی کی عمر 16-17 سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس کا سڈول بدن بے ترتیبی سے بستر پر پھیلا ہوا تھا، اور میرا جسم للچائی ہوئی نظروں سے اس معصوم دوشیزہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں کے راستے اسے نگل جائے گا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے نہایت احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر اتنی احتیاط سے بستر پر بیٹھا کہ سونے والی کو ذرا بھی احساس نہ ہوا، اور اس کی للچائی ہوئی آنکھیں ہنوز اس لڑکی کے جسم کا جائزہ لے رہی تھی۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس پر جھکا، اور لڑکی نے چادر اوڑھ رکھی تھی جو اس کے بلوری گردن تک تنی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے دھیرے اس کی چادر کو نیچے کیا، اور ارمانوں بھرا سینہ اس کی سانسوں کے زیرو بم کا احساس کر رہا تھا، اور میرے کمینے جسم نے بائیں ہاتھ کو بڑھایا اور اپنی ہتھیلی کو اس کے منہ کا ڈھکن بنا دیا، اور اگر وہ چیخنا بھی چاہتی تو چیخ نہ پاتی، آواز خارج ہی نہ ہو پاتی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے گھٹنے کو اس کے سینے پر رکھ کر اسے بے بس کر دیا، اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اب اس کے داہنے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، عجیب سا لہردار خنجر، اور جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اور میرے جسم نے خنجر والے ہاتھ کو بلند کیا اور پوری قوت سے اس کے نرخرے پر وار کیا۔ خنجر اندر تک دھنسا، جسے اس نے پھرتی سے کھینچ لیا، اور کٹے ہوئے حلقوم سے خون کا فوارہ چلا، اور جس ہاتھ میں خنجر تھا اب اس میں ہاتھ میں ایک کشکول نما پیالہ نظر آ رہا تھا جو اوپر سے کافی کھلا ہوا تھا، اور میرے جسم کے ہاتھ نے پیالے کو اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ نرخرے سے کھرر کی آواز کے ساتھ ابلنے والا خون اس پیالے میں جمع ہو رہا تھا، اور لڑکی کا جسم اذیت کی وجہ سے بار بار جھٹکے لے رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مگر میرے جسم نے اسے پوری قوت سے گھٹنوں تلے دبا رکھا تھا، جس کی وجہ سے لڑکی آزاد نہیں ہو پائی، اور کچھ دیر بعد اس لڑکی کے جسم کو اپنی جکڑ سے آزاد کر دیا، لیکن لڑکی ساکت رہی اور ذرا بھی جنبش دکھائی نہ دی۔ کشکول نما برتن بھی خون سے لبالب بھر چکا تھا، اور میرے جسم کا تمام لباس خون آلودہ ہو گیا، اور ہاتھ پاؤں بھی خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ اب مجھے اپنے لباس کے خون میں لتھڑ جانے کا راز معلوم ہو چکا تھا، اور یہ راز کم خطرناک نہیں تھا، حیرت انگیز بھی تھا۔
मेरा जिस्म अपने दोनों हाथों में खून से भरा प्याला उठाए बाहर की जन बढ़ा और फिर उसने उसी तरह उछलकर दीवार पार की और सड़क पर आ गया और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। वो उड़ने की हद तक तेज चल रहा था और ये मुबालगा नहीं, हकीकत है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बुलंद हो रहा था और मैं तो हकीकतन लतीफ हालत में थी, रूह की शक्ल में, इसलिए मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बुलंद होती जा रही थी और वो उड़ता हुआ तीज गांव की तरफ जा रहा था। उस वक्त तीज गांव की आबादी नाम भर की थी और इक्का दिक्का मकानात थे और फिर एयरपोर्ट था या फिर अहले तशी का कब्रस्तान और ड्रम फैक्ट्री, गोया दूर दूर तक वीराना था। और फिर काफ़ी आगे के जाने के बाद कोरमी टोला शुरू होता था और कोरमी टोला में कंटोनमेंट था, इसीलिए वहाँ आबादी थी मगर फौजियों की, और फौजी बैरकस के बाद फिर वीराना शुरू हो जाता था जिसकी इख्तिताम टोंगी इंडस्ट्रियल एरिया में होता था। मेरा जिस्म परवाज करता हुआ मीरपुर के इलाके में दाखिल हुआ और फिर वहां से 1 नंबर सेक्शन की तरफ मुड़ गया और उससे उधर परवाज करते देखकर मैं समझ गई कि ये मेरे घर की तरफ जा रहा है, उस घर की तरफ जो हिंदू बलवाइयों के हाथों खंडर बन चुका है और फसाद भारत में हुए थे और उसके शोले यहाँ तक पहुँच गए थे, जिसने मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया और मेरे सर से साया छीन लिया। मैं बेआसरा हो गई और अब एक गैर खानदान में रह रही थी और मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। वो 2 नंबर सेक्शन के प्लाट एरिया से होता हुआ 1 नंबर सेक्शन की तरफ मुड़ गया और फिर वहाँ से मज़ार की तरफ। शाह अली बगदादी का मज़ार मुकद्दस शान से सर उठाए खड़ा था मगर मेरा जिस्म उधर नहीं गया बल्कि वो मेरे घर के खंडर पर रुक गया और वहां पहुंचते ही एक अजीब मंजर नजर आया। मेरे घर में जहां पर वो कमरा था जिसमें कटोरा और सांप नजर आया था, वो जगह किसी कुएं की तरह खुल गई थी और मेरा जिस्म खून से भरा प्याला लिए उसी कुएं में उतरता चला गया और उसके पीछे पीछे मैं खुद भी उतरती चली गई। काफी गहराई में उतरने के बाद वो कुआं काफी कुशादा हो गया था, अंदर हल्की हल्की रोशनी भी नजर आ रही थी और बेगौरे रोशनी के मखरज को देखा तो पता चला कि दीवारों में जगह जगह कीमती पत्थर जुड़े हुए हैं और ये रोशनी उन्हीं पत्थरों से फूट रही है। और नीचे उतरते ही वो कुआं एक तंग रास्ते में बदल गया और वो रास्ता जमीन के अंदर ही अंदर आगे बढ़ रहा था और मेरा जिस्म मुझसे 10 कदम के आगे अपने पैरों से चलता हुआ एक कमरे में पहुंचा और वो कमरा मुस्ततील था। उस तोकीने कमरे में पहुंचते ही मेरे जिस्म के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। वो रिदम में कुछ बोल रहा था या पढ़ रहा था। जैसे ही उसकी आवाज थमी कमरा रोशनी से जगमगा उठा और उस रोशनी में जो कुछ नजर आया वो हैरत अदा कर देने के लिए काफी था। सामने एक चबूतरा सा बना हुआ था और उस चबूतरे पर एक इंसानी ढांचा पड़ा था। खाल सूख कर हड्डियों से चिपक गई थी और आंखें भी बंद थीं। ऐसे लगता था जैसे वो साल खुर्दा लाश अरसे से वहां पड़ी हो और वो लाश बेलिबास थी। उसका मुंह होल नाक और तारीक गार की मानद खुला हुआ था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा बिछा हुआ था और बोसीदा बदन से ताफन फूट रहा था। चेहरे के नकूश बिल्कुल मसक हो चुके थे। मैं हैरत और खौफ में डूबी हुई उस बद शक्ल लाश को घूर रही थी और मेरा जिस्म खून से भरा प्याला उठाए उस लाश की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह कुछ पढ़ता भी जा रहा था। जिंदगी का हर बाब अपने अंदर न जाने कैसी कैसी कहानियां छुपाई हुए है और ये भी एक अजीब कहानी थी जो मेरी नज़रों के सामने रूनुमा हो रही थी और मेरी ही नज़रों के सामने मेरा जिस्म मुझसे अलग होकर खून भरा प्याला लेकर उस साल खुर्दा लाश के सामने खड़ा कुछ पढ़ रहा था। और फिर उसने उस छुवारा लाश के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया और उसके चेहरे से बला का जोश और अज़म हवीदा था। लाश के गिर्द पहला चक्कर मुकम्मल करने के बाद मेरे जिस्म ने अपनी उंगलियां खून में डुबोईं और अजीब से अल्फाज अदा करते हुए लाश के चेहरे पर छींटे मारे और उसने लाश के गिर्द 52 चक्कर लगाए थे और चक्कर मुकम्मल करने के बाद पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया और फिर उसने खून से भरा हुआ बर्तन बुलंद किया और लाश के सर पर उलट दिया। उसी लम्हे लाश के करीब एक शोला सा लपका और मुझे यूं महसूस हुआ कि गोया बदहैबत लाश की जगह उस चबूतरे पर एक तंदुरुस्त तवाना नौजवान बैठा है और मैंने गौर से देखा मगर वो लाश पहले जैसी ही नजर आई और वो मंजर एक लम्हे के लिए ही नजर आया था या फिर मेरी बेनाई का फतूर था। अब कैफियत ये थी कि वो लाश तरतापा खून में नहाई हुई थी और मरे हुए चूहे जैसा उसका अकड़ा हुआ जिस्म अब और ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा था। मेरा जिस्म अपना काम खत्म करके चबूतरे से नीचे उतर आया और फिर उस लाश के पैरों के पास रखे इंसानी हाथ की हड्डी को उठाया और उसे दूर ही से लाश के गिर्द घुमाने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे उस लाश ने आंखें खोल दी हों
मगर ये वक्फा चंद लम्हों पर मुहित रहा। तभी मेरे जिस्म ने फलक शगाफ कहका लगाया और चलता हुआ मेरे करीब आकर रुका, और फिर उसने मुझसे पूछा, तुझे डर तो नहीं लग रहा? इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर मैं घबरा उठी, और मैं यही समझ रही थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं। मुझे खामोश देखकर मेरे जिस्म ने कहा, डरो नहीं, यहां तुम्हें कोई गुजांद नहीं पहुंचेगा। और उस वक्त उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। तुम मेरे जिस्म हो, और फिर तुम मुझसे कैसे सवाल कर रहे हो? मैंने लड़ती हुई आवाज में कहा। हाँ, मैं तुम्हारा जिस्म हूं, मगर इस वक्त तुम्हारे कब्जे में नहीं हूं। तुम्हारी रूह से अलग हो गया हूं। और ये कैसे हुआ, उसे समझने के लिए तुम्हें किसी वदवान पिंडत आलमो फाजल जीद मौलाना से रूह करना होगा, जो तुम्हें रूह और जिस्म की हकीकत बताएगा। बस ये समझ लो कि इस वक्त तुम्हारा जिस्म देखने में तुम्हारा है, मगर तुम्हारा नहीं है। मेरी आंखें फटी जा रही थी, और मैं तअज्जुब के गर्दाब में गोता जन थी। और ये दीदा बेना जो तूने दिखाया कम है, दिखाने पर आए तो फांस भी दिखा दे, और ना दिखाना चाहे तो शहीतर भी उजल रहे। और मैंने भला ये कब सोचा था कि ऐसा अजीबो गरीब तमाशा देखूंगी। अपने ही जिस्म को इस हालत में देखूंगी कि एक हाथ में कटार और दूसरे में खून से लबालब भरा प्याला होगा। एक नौजवान लड़की का कत्ल हो चुका होगा, और ये कत्ल भी मेरा जिस्म करेगा। और मेरा जिस्म इस लड़की के खून को जमा करके उस सोख्ता लाश पर उंडेल चुका था, और अब वो फिर मेरी तरफ मतवज्जा था और मुझसे कह रहा था, हाँ, मैं तुम्हारा जिस्म हूं, मगर तुम्हारे कब्जे में नहीं हूं। मगर तुम मेरा जिस्म हो, और फिर तुम मुझसे ऐसे अजीब सवाल क्यों और कैसे कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा ही जिस्म हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी कब्जा कुदरत में नहीं हूं, क्योंकि तुम जो देख रही हो वो हकीकत नहीं है, कुछ और है। और अब ये जिस्म तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं, और मैंने तुम्हारे जिस्म को तुम्हारी रूह से अलग कर दिया है, और इस जिस्म में अपनी रूह दाखिल कर दी है। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब भी मिल जाएगा, और ये भी समझ लो कि तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। पहले उसका लबो लहजा मर्दाना था, और अब उसकी आवाज़ भी मर्दाना हो गई थी। क्या मतलब? अब तुमने मुझे मुअन्नस की जगह मुज़क्कर बना दिया है, और मैं जो कुछ हूं उसी हैसियत से बात कर रहा हूं। और गिलास में दूध डाला जाएगा तो दूध बरामद होगा, शहद डाला जाएगा तो शहद, और अगर जहर डाला गया तो जहर निकलेगा। मतलब ये कि इसमें अहमियत गिलास की नहीं होती, बल्कि चीज़ की होती है जो गिलास के अंदर है। बस तुम्हारा जिस्म एक गिलास है, और इसमें मैं इस वक्त दाखिल हूँ, इसलिए अहमियत मेरी है, जिस्म की नहीं। मेरा जिस्म गुफ्तगू कर रहा था, और मुझे हैरानी के समुंदर में पे दर पे गोते दे रहा था। और मैंने सोख्ता लाश की जानब इशारा करके पूछा, ये लाश किसकी है? ये लाश नहीं है, मेरे जिस्म ने कहा। फिर क्या है? मैंने हैरत भरी आवाज़ में पूछा। एक जिंदा जिस्म, मेरे जिस्म ने मर्दानी आवाज़ में जवाब दिया, जीगता जागता जिस्म। और मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे, और मैं हैरत भरी निगाहों से उस सूखता लाश को देखने लगी, जिसके खाल तक सूख कर हड्डियों से जा लगी थी। और मैंने दोबारा अपने जिस्म की तरफ नजरें उठाकर देखा, और फिर कहा, यह सूखा सिमटा और बोसीदा जिस्म जिंदा कैसे हो सकता है? हाँ, ये बोसीदा जिस्म जिंदा है, और पहले ही सांस ना ले रहा हो, फिर भी ये जिंदा है, क्योंकि ये मेरा जिस्म है, मेरा। और तुम्हारा जिस्म? मेरे लहजे में फिर हैरत दार आई। मगर तुम तो मेरे जिस्म हो, मेरे जिस्म की रूह इस वक्त तुम्हारे जिस्म में है, ये कैसे मुमकिन है? हर चीज़ मुमकिन है लड़की। और मेरे जिस्म ने जवाब दिया, बस अजीम कुव्वतों की ज़रूरत होती है, और मेरे पास कुव्वत है। मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने की अहलियत रखता हूँ, और मेरा ताक़ब करते वक्त तुम शायद ये समझ रही थी कि तुम्हारी मौजूदगी से बाखबर नहीं हूँ। यह सही है कि एक रूह की हैसियत से तुम आम लोगों की नज़रों में नहीं आ सकती, लेकिन मेरी नज़रों से तुम छुप ना सकी। मुझे शुरू ही से मालूम था कि तुम मेरे पीछे हो, और मैंने खुद तुम्हें मौका फराहम किया कि तुम यहाँ आज तक आ सको, क्योंकि तुम्हें यहाँ लाना बहुत ज़रूरी था। अब अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें यहीं रहना है, इसी जगह। और मेरे जिस्म की आवाज़ में तहक्कुम का अंसर कुछ ज़्यादा ही था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यकायक उसमें ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि वह मुझे हुक्म दे रहा है। और इंसान जब देता है तो तभी लोग उसे दबाते हैं, और इंसान तभी दबता है जब उसकी कोई ख़ास कमज़ोरी हो। और मेरी ऐसी कौन सी कमज़ोरी उसके हाथ आ गई कि उसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने कहा, नहीं, मैं इस तिलस्माती दुनिया में नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, उसने सख्त लहजे में कहा। तुम ये भूल रही हो कि तुम पर कंवारी लड़कियों के खून का इल्ज़ाम है, और पुलिस तुम्हारी बू सूंघती फिर रही है, और अगर यहाँ से निकलें तो फांसी के फंदे में झूलती नजर आओगी। तो गोया तुम मुझे ज़बरदस्ती रोकना चाहते हो। बिल्कुल,
मगर मैंने ना तो खून किया है और ना कोई जुर्म। मैं तो खुद हालात की सताई हुई हूँ और तुम्हारी ये बात कानून नहीं मानेगा, और ना जिन लड़कियों की कत्ल हुई हैं और वो लोग। ये सब तुम्हारी कारस्तानी है और तुमने मेरे जिस्म पर जबरदस्ती कब्जा किया है और अब इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और मैंने कहा ना कि तुम्हारी कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, और वैसे भी तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, और तकलीफ का सामान तुम्हें तब होगा जब तुम यहाँ से निकलोगी, और तुम्हें कोई पहचाने या ना पहचाने, मगर शंकर तुम्हें जरूर पहचान लेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम यही रहो, क्योंकि अभी मुझे तुमसे और भी काम लेने हैं, और मेरा जिस्म तो ले ही चुके हो, और अब क्या लोगे? ये जिस्म तो सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए ही ले सकता हूँ, और तुमसे जो काम लेना है वो तो अभी मैंने ही ले लिया। और वो मकरू हंस हंस कर बोला, अगर जाना चाहती हो तो चले जाओ, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें वापस यहीं आना पड़ेगा। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ, बस इतनी मेहरबानी करो, मेरा जिस्म मुझे वापस कर दो। फिक्र ना करो, वो भी तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नाराज भी नहीं करना चाहता। इतनी प्यारी हो तुम कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जिसका तुमने खून किया है उनमें से भी बहुत सी लड़कियां मुझसे ज्यादा प्यारी होंगी, नाजुक अंदाम होगी, और फिर भी तुमने उनका खून कर दिया। किसी भी जानदार की जान लेना पाप है, और तुम्हारे मजहब में भी और मेरे धर्म में भी। और फिर भी तुम लोग जानवर ज़िबा करके खाते हो, और हम भी शिकार करके खाते हैं, क्योंकि गोश्त खाने से गोश्त बढ़ता है, और खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे की जान लेनी पड़ती है। हर ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। बड़ी मछली छोटी को ना खाए तो वह जिंदा नहीं रह सकती, और मुझे भी जिंदा होने की जरूरत है। इसलिए मैं लड़कियों का शिकार कर रहा हूँ, क्योंकि कंवारी लड़कियों का, ताकि मुझे ताज़ा ताज़ा खून मिले और उनकी कुव्वत मिले। मैं लड़की हूं, इसीलिए तुम मेरे जिस्म के जरिए लड़कियों का शिकार कर रहे हो। नहीं, इसकी वजह कुछ और है। इंसानी जिस्म क्या है? फकत गोश्त और हड्डियों का मजमूआ नहीं, ये इंसानी जिस्म ही इस दुनिया को बनाने वाले की कुव्वत का मजर है। खुदा, गॉड, भगवान, ईश्वर, यज़दा, किसी भी नाम से पुकारो, मतलब एक ही निकलता है, यानी खाल के कायनात। उस कायनात के खालक ने इंसानी जिस्म को लातादाद जर्रों से बनाया है, और अब उसे एटम कहो या सेल यानी खुलिया, और इंसान का जिस्म खुलिये का मरकब है, और अरबों खरबों खुलिये काम करते हैं, तब कहीं जाकर इंसान छोटा सा काम निकलता है। मुझे कुल 50 लड़कियों का खून चाहिए, और अभी तो सिर्फ 14 हुई हैं, और मेरे जिस्म ने लंबी चौड़ी तकरीर कर दी। यानी तुम अभी और खून करोगे? बिल्कुल। और मेरे जिस्म के जरिए शिकार खेलोगे? बिल्कुल। और मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हारी इजाज़त देने ना देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम यहाँ रहो या पाताल में, होगा वही जो मैं चाहूँगा। और तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं रोकूंगा भी नहीं। और मेरा जिस्म तो वापस कर दो, इस पर तो तुमने कब्जा कर रखा है। जा ले जा, मगर याद रख, ये जिस्म तेरे लिए खतरे खींचता रहेगा, और मुझे परवाह नहीं है, बस मेरा जिस्म लौटा दो। इस घर से बाहर आई तो एक नए ख्याल ने सताना शुरू कर दिया। कहाँ जाऊं, क्या करूं? और मीरपुर जाने के लिए किराया चाहिए, और पूरे 4 आने की जरूरत थी, क्योंकि मीरपुर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। और तभी शराफत चचा याद आ गए। वो भी बहार शरीयत के रहने वाले थे, हजरत मखदूम शाह से तमस्कत रखते थे, इसलिए उन्होंने अबू के हाथ पर बैत की थी, और पहले भी कई बार उनके यहाँ मैं जा चुकी थी। उनका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, और वो बादाम तली में रहते थे, और मैं उनके यहाँ में कई दिन रह चुकी थी। अब तो अबू भी नहीं रहे, इसलिए यकीनन शराफत साहब शरीफाना बर्ताव करेंगे। हुसैनी दालान को बंगाल में कई महीनों में अहमियत का हामिल करार दिया जाता था। इस अमाम मारगा के अकब में एक पाताल तोड़ तालाब था, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां बयान की जाती हैं, और कहा जाता है कि गरीबों की बेटियों की शादी के वक़्त मांगरे से जहेज पानी से निकल आता था, और जिनके लोगों पर सहर का असर होता था वो उसके पानी में गुस्ल करते ताकि सहर का असर ख़त्म हो जाए। और मुझे इन बातों से कोई लेना देना ना था, इसलिए मैं हुसैनी दालान के बराबर से होती हुई जेल पहुंची, और तभी मेरी नज़र बेगम बाजार वाली सड़क पर ठहर गई। उस सड़क से बड़ी बड़ी मूर्तियों की माला पहने, हाथ में टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थामे वही बाबा चला आ रहा था, और मैं उसे देखकर सहम गई। इतनी देर में वो मेरे करीब, बिल्कुल करीब पहुंच गया, और उसने तेज नज़रों से मेरा जायजा लिया, और फिर बोला, क्यों आ गई?
अपने अंदर गंध भरकर आ गई। अरे डर डर उस वक्त से जब कह टूटे, अरे कागज की कश्ती ज्यादा दूर नहीं जाती, डूबना उसका मुकद्दर है, मत सहारा ले कागज की कश्ती का। वो ऑल फॉल बके जा रहा था और मैं साथ झुकाए खड़ी उसकी बकवास सुन रही थी। और हैरत की बात यह थी कि राहगीर आ जा रहे थे, मगर कोई भी हमारी तरफ मतवज्जा नहीं था और सब अपनी अपनी राह चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा उसकी बकवास किसी के कानों तक पहुंच नहीं रही, या फिर वह बाबा किसी और को नजर नहीं आ रहा था। उसके लगातार बोलने से तंग आकर मैंने कहा, बाबा मैं क्या करूं, कोई रास्ता बताएं। पता नहीं वो कौन है जो मेरा जिस्म भी मुझसे छीन रहा है। पागल लड़की, याद रख, अजल से वही कुव्वत रहेगी और अब तक रहेगी। सुन, इधर कान ला, शैतान जन्नत से पीछे लगा है और जन्नत तक जाना चाहता है। तो क्या है मुश्त भर खाक, तू नीचे गिरने वाली, वो ऊपर उठने वाला। होशियार रह। बाबा खामोश, चुप रह। उसने होंठों पर उंगली रखकर इशारा किया और फिर बोला, हर काम का वक़्त मुअय्यन है, मुकर्रर है, और हर काम अपने वक़्त पर भला लगता है। कल का इंतज़ार कर, कल बहुत सी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। मगर बाबा, फिर बोली। वो तलख लहजे में बोला, मैं फिर समझा रहा हूँ, मुर्दार मत खा, ये गिद्ध का काम है। आदत पड़ गई तो जिंदगी भर यही करेगी। चल मेरे साथ, मैं तुझे हिफाजत का तरीका बताऊं। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। बादाम तली घाट पीछे छूट गया और हम बूढ़ी गंगा के किनारे पहुंच गए। और फिर उसने कश्ती वाले से बात की और मुझे साथ लेकर कश्ती पर बैठ गया और मैंने खुद को हालात के तेज धारे पर छोड़ दिया। वो जिधर चाहे ले जाए, मगर जहन उलझा हुआ था। अगर वो किसी को दिखाई नहीं देता तो फिर कश्ती वाले से कैसे बात कर ली, और ये सवाल बार बार जहन को जकड़ रहा था। बूढ़ी गंगा के उस पार जंजीर का इलाका था और गुलाम बाजार था, कालीगंज घाट था, और इन्हीं तीनों में से किसी एक में मुझे ले जाना चाहता था। और मैं खामोश तमाशाई बनी कश्ती में बैठी रही। बिल आखिर कश्ती कालीगंज घाट पर जा लगी और मुझे साथ लेकर उतरा और छोटे से बाजार को पार करता हुआ एक मफलूकल हाल मोहल्ले में दाखिल हो गया। यहाँ हर तरफ गरीबी का राज था। बांस की चटाइयों के घर थे या फिर कश्ती पर चलते फिरते घर। और उसने एक चटाइयों वाले घर का दरवाज़ा खोला और कहा, आ जाओ, यही वो गरीब खाना है जहाँ मैं रात गुजारता हूँ। और मैंने उसके एक कमरे के घर पर नज़र डाली। कमरे में लकड़ी की चौकी बिछी हुई थी जिस पर हल्का फुल्का बिस्तर था और बिस्तर पर धुली हुई सफ़ेद चादर बिछी थी और एक तरफ पानी का मटका रखा था। उसके अलावा वहाँ कोई चीज़ न थी। और दीवार पर हिंगर भी थे और उस पर कई लिबास लटके हुए थे, मगर ये तमाम लिबास वो थे जो बाबा के जिस्म पर नजर आते थे, बिल्कुल एक जैसे लिबास। इस दुनिया में जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की अशद ज़रूरत है, और मुझे भी सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी। सो मैंने ये घर ले लिया और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया में वक़्त गुजारने हम आए हैं और हर एक को लौट के जाना है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ इम्तिहान देने आए हैं। उसी इम्तिहान के नतीजे में हमारा रिजल्ट आएगा और उसी के मुताबिक हमें इस दुनिया में मकाम मिलेगा। मैंने सवालिया अंदाज में कहा, तू, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, उसे ज़ाय करने से बेहतर है कि किसी अच्छे काम में सिर्फ की जाए, और उसके लिए हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। खैर, अब मेरी कोशिश ये है कि तुम्हें इस दलदल से खींच लूं। ये कहकर वो बाहर निकल गया और निकलते निकलते बोला, होशियार रहना, खतरा अभी बाकी है। मैं अकेले कमरे में बैठी अपने ख्यालों में डूब रही थी, उबर रही थी कि यक यक दरवाज़ा खुला और दराना कई आदमी घुस आए और उन्होंने अपने अपने हाथों में मुख्तलिफ किस्म के असले उठा रखे थे। उठो लड़की, चलो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? मैंने दिल कड़ा करके पूछा। हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। खामोशी से उठो और हमारे साथ चलो। अगर नहीं चलोगी तो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ेगी। और मैं एक लड़की थी, अपनी इस कमज़ोरी को समझती थी, उनसे मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, और उसका वाहद हाल यही था कि मैं उनका हुक्म मान लेती। अब जो किस्मत में था वो तो होना ही था, इसलिए मैं खामोशी से उठ खड़ी हुई। चलो, कहाँ चलना है? बाहर निकलो, मगर याद रहे चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना, वरना चाकू सीने के पार होगा। ये कहकर वो दोनों इस तरतीब से बाहर आए कि एक मेरे आगे था और दूसरा पीछे, और अपनी निगरानी में लेकर वो दोबारा कालीगंज घाट आए और एक कश्ती में मुझे बिठाकर सदर घाट की जानब बढ़ने लगे। सदर घाट गोया मरकजी घाट था और यहाँ से मशरकी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ज़िलों के लिए लांच मिलती थी, और सुबह से रात गए तक खुवे से खुवा चलता था और मुसाफिरों से भरी हुई लांचें आती और नए मुसाफिरों को भरकर नए सफ़र पर रवाना हो जाती। और जिस वक्त हमारी कश्ती टर्मिनल के बराबर में किनारे से लगी, उसी वक्त खुलना से आने वाली लांच
राकेट पहुंची थी और उस 2 मंजिला लॉन्च से इंसानों का रेवट सा बाहर आने लगा और हमारी कश्ती से पहले ही एक कूद कर उतरा और फिर उसने मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया और मैं उसके बढ़े हुए हाथ का सहारा लेकर साहल पर उतर आई। अरे सीधी सीधी चलती रहो, ख्याल रहे ठीक तुम्हारे पीछे मैं हूं और जरा भी चालाकी दिखाई तो पीछे से चाकू का वार होगा और तुम बीच सड़क पर तड़प रही होगी। उसके लहजे में इतनी सफाकी थी कि मैं सहम कर रह गई। पैदल चलने से बेहतर है कि रक्षा कर लिया जाए, उसके साथी ने मशवरा दिया। ख्याल बुरा नहीं, ये कहकर उसने एक साइकिल रक्षा रोका और मुझे दरमियान में बिठाकर रक्षे वाले से कहा कि चलो सखारी बाजार चलो। और सिखारी बाजार का नाम सुनते ही मैं समझ गई कि ये दोनों किसके गुर्गे हैं। सिखारी बाजार हिंदुओं का मरकजी मोहल्ला था और सिखारी संघ की चूड़ियाँ अंगूठियाँ बनाने वाले को कहते हैं और हिंदू बंगालियों की निशानी संघ की चूड़ियाँ हैं और हर सुहागन अपने हाथ में सिंह की 2 मोटी चूड़ियाँ पहनना फर्ज समझती हैं। मैं समझ गई कि इस बार शंकर ने मुझे अपने इलाके में कैद करने की ठानी है ताकि मैं फरार ना हो सकूं और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। वो लोग मुझे साथ ले जाकर जिस घर में पहुंचे वहां शंकर पहले से मौजूद था और मुझे देखते ही बोला, आओ मैं कब से तुम्हारा मुंतज़िर हूं और लाल बाग थाने से तो भाग निकली, अब यहां से फरार होकर दिखाओ तो जानूं। तू क्या समझता है मैं तुझसे डर जाऊंगी? तुझे डरने की जरूरत भी नहीं है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बाबा की वो किताब चाहिए जिससे वो जाप किया करते थे। उसे तो किसी भी सूरत में तुम हाथ नहीं लगा सकते। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैंने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। जुबान खुलवाना मुझे अच्छी तरह आता है और बड़े बड़ों की जुबानें खुलवा चुका हूँ और तुम तो कबूतरी हो कबूतरी। मैं जब चाहूँ तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूँ, मगर क्या? मगर मैं हर बार मजबूर हो जाता हूँ। मेरे पास जितना इल्म है उसे मैंने घूर तपस्या करके हासिल किया है और मैंने जो विद्या हासिल की है वो शाहद है कि तुम्हारे पास भी कोई विद्या है जिसके ज़रिए तुम अपनी हिफाजत कर रही हो। यकीन करो तो मैंने कोई चिल्ला न काटा है और ना कोई अमल किया है। मैं तो पुर इसरार इल्म या जादू सहर की अबजद से भी वाकिफ नहीं। मैंने साफ गोई से काम लिया। मगर मेरा इल्म कहता है कि तेरे पास कोई महाशक्ति, कोई बहुत बड़ी ताकत है जो तेरे आगे पीछे छत्तर छाया की तरह है और वह हिम्मा वक़्त तेरी हिफाजत करती रहती है, वरना मैं कब का तुझे सालम निकल गया होता। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी हो जाए। समझे, अगर अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल रहे तो समझ लो कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मेरे साथ भी यकीनन यही मामला है। ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल तुम इसी घर में कैद रहोगी, यहाँ से भाग ना सको और इसका भी इलाज किए दे रहा हूँ। ये कहकर उसने जेब से एक डिबिया निकाली और फिर उस डिबिया से चुटकी भर सफूफ निकाला और उस पर कुछ पढ़कर उसने फूंक मारी और फिर उसे मेरी तरफ उछाल दिया। आप यकीन करेंगे कि हवा के दोष पर सवार होकर इस सफूफ के जरे मेरे नथों से टकराए और मेरा जिस्म पत्थर का बन गया और मैं सब कुछ देख सकती थी, सुन सकती थी, मगर हाथ पैर नहीं हिला सकती थी और अपनी जगह बैठी रह गई। और मेरी हालत देखकर उसने कहका लगाया और फिर कहा, इस सफूफ का असर सिर्फ एक पहर के लिए होता है, इसलिए यहाँ से जाने से पहले मैं एक काम और करके जा रहा हूँ। ये कहकर उसने अपने एक साथी को इशारा किया और वह कमरे से बाहर निकल गया और जब वो लौटा तो उसके हाथ में मोटी सी जंजीर थी और शंकर ने जंजीर लेने के बाद उसका एक सिरा सतून में बांधा और दूसरा मेरे पैरों से और जंजीर में ताला लगा दिया गया। अच्छा बेबी, मैं चलता हूँ। 2 दिन तक भूख और प्यास की अजियत सहकर तुम्हारे दिमाग की सफाई हो जाएगी। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ चला गया और शंकर ने जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दिया था। बाहर से चटखनी लगने की आवाज़ भी आई और शायद वो जाते जाते बाहर की कुंडी भी लगा गया था और मैं अकेली उस नीम तारीख कमरे में बैठी थी। उन्हें गए हुए मुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बदन में आग भर गई हो और गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। और फिर मैंने एक अजीब बात देखी। मेरा वो पैर जिसे जंजीर से बांधा गया था सुर्ख होने लगा और बिल्कुल ऐसे जैसे लोहे की सलाख को आग में तपाया गया हो। और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों में बंधी जंजीर इस तरह गल गल कर ज़मीन पर गिर रही थी कि जैसे मोम की बनी हो। और हैरत की बात यह थी कि जंजीर गल कर ज़मीन पर गिरती तो ज़मीन हल्की हल्की सफ़ेद पड़ जाती और बिल्कुल ऐसे जैसे ज़मीन पर अंगारा गिरने के बाद मिट्टी की रंगत हो जाती है। अक्ल खबत होकर रह गई, दिमाग जवाब दे गया और ये एक नाकाबिल यकीन मंजर था। और अगर कोई और मुझे ऐसी कोई बात बताता तो मैं कभी यकीन ना करती, मगर ये नज़रों के सामने का वाक़या था, खुद पर गुजरी थी, इसलिए यकीन करना पड़ रहा था।
लेकिन दिमाग फिर भी उसे सच समझने पर तैयार ना था। मैंने डरते डरते हाथ बढ़ाकर पिघलते हुए जंजीर को पकड़ा तो तड़प कर रह गया। वो इतना गर्म हो रहा था कि हाथ जलने लगा और वो जंजीर खुद मेरे पैरों पर से पिघल कर गिरी थी, मगर पैरों को कुछ नहीं हुआ। और जब के हाथ बुरी तरह जल गया और बाबा के बताए हुए किसी आयते कुरानी को पढ़ती, कोई अमल करती तो शायद दिल को तसल्ली हो जाती। और ये उसी का चमत्कार है, मगर मैंने तो कुछ भी पढ़ा नहीं था। फिर ये कैसे हो गया और इस पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से उस घर का दरवाज़ा धकेला। बंद दरवाज़ा ऐसे खुल गया जैसे खुला हुआ हो। बाहर निकली तो जंजीर इसी तरह दरवाजे में लगा हुआ नजर आया। और फिर रास्ते में मुझे एक ही बात परेशान किए हुए थी कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, और मैंने कोई जाप या अमल तो किया ही नहीं। जो मेरे अंदर ऐसी कुव्वत आ गई है कि मेरे हाथ में बंधी जंजीर, पैरों में पहनाई गई बेड़ियां कट जाएं और पिघल कर बह जाएं। क्या वाकई मुझ पर मेरे अब्बा मियाँ की रूह मेहरबान हो गई है? मेरे अब्बा मियाँ खान का ही के आदमी थे, दरवेश सिफत थे, और ज़िंदगी भर पीरान पीर हज़रत मखदूम शाह की नियाबत की और गद्दी नशीनी की, और फिर मशरक़ी पाकिस्तान आकर हज़रत शाह अली बगदादी के मज़ार से मुंसलिक हो गए थे। जिंदा थे तो सवाए अपने हर एक सैल की दाद रसी करते रहे और सबको मुश्किल आसान होने की दुआएं देते रहे, और जब मरे तो मेरे काम आ रहे हैं। और ऐसी मुहय्यर अल अकूल बातें रूह ही के मरहोने मिन्नत हैं, और वही लोहे को पिघला सकती है। मैं अपने ख्यालों में डूबती उबरती बढ़ती चली जा रही थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और मैं इतने फुर्ती से पलटी जैसे सांप की दुम पर पैर पड़ने से सांप से पलटता है। और पीछे खड़े हुए शख्स को देखकर मेरे पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खौफ ने पूरी तरह दबोच लिया था, और वो कोई और नहीं, लाल बाग थाने का दरोगा था, और इस वक्त SHO इसी नाम से पहचानते थे। और वो कह रहा था, तूने क्या समझा था कि हमसे बचकर भाग निकलेगी? अरे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पाताल तक ढूंढ लाते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान के किसी भी गोशे में छुपोगी हम तलाश कर लेंगे। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने लड़ते वजूद का संभालने की भरपूर कोशिश की। जमाना कदीम से पुलिस दहशत की अलामत रही है, और लोग यही समझते हैं कि आज इसके दौर में महकमा पुलिस बदनाम है। नहीं, बादशाही के दौर में भी यही आलम था, और अंग्रेजों के दौर में भी ऐसा ही समझा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान में भी पुलिस को देखकर लोग सहम जाते और बड़े बड़े बहादुरों का पानी पिता हो जाता। और मैं तो एक मामूली सी लड़की थी, और मेरा खौफजदा होना यकीनी था, और मैं फटी फटी आंखों से देख रही थी, और आते जाते लोग हमें देख रहे थे। चलो, उधर जीप खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, उसने स्टार सैनमा की तरफ इशारा करके कहा। उसका हुक्म माने बगैर कोई चारा नहीं था, और मैंने जीप की जानब कदम बढ़ा दिए, और मेरे पीछे पीछे दरोगा और दोनों सिपाही भी चले आ रहे थे। और भीड़ के दरमियान से रास्ता बनाते हुए हम उस मकाम तक पहुंचे जहां जीप खड़ी थी, और जीप में पहले से 2 सिपाही बैठे थे, और उन्हीं के साथ मुझे भी बैठना पड़ा। पुलिस हेड क्वार्टर पहुंचकर उसने मुझे कोतवाल के सामने पेश किया कि यही वो लड़की है जिसने बेशुमार कंवारी लड़कियों का खून बहाया है। और शहरी कोतवाल जो SP के बराबर होता था, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तो वो तुम ही हो जिसने यहाँ से फरार होते वक्त बहुत सारे पुलिस वालों को जख्मी किया था? और मैंने किसी को जख्मी नहीं किया, मुझे खुद फरार कराया गया, और पता नहीं ये अल्फाज कैसे मेरी ज़ुबान से अदा हो गए, और ऐसे लगा था जैसे किसी ने मेरे अंदर से ये बात कही हो, और उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। झूठ मत बोलो, उसने कहर अलग नजरों से मेरी तरफ देखा, और वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन अचानक कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, और उसका मुंह हैरत और खौफ से खुला हुआ था, आंखें फटी पड़ रही थीं, और चेहरे पर दहशत और अस्तजाब का मिला जुला तासर था। ऐसे लग रहा था कि गोया उसने कोई भयानक शय देख ली हो, और उस पर सख्ता तारी हो गया, और रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी हो। और मैं उसकी बदली हुई कैफियत पर हैरान थी। आखिर मैंने आर्जी में कहा, मेरा कोई कसूर नहीं जनाब। और मेरा जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि उसने एक फलक शगाफ चीख मारी और दरवाजे की तरफ भागा, और मुझे मुखातब करके मुसलसल यही अल्फाज कह रहा था, तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहाँ हो, और ये क्या तिलस्म है, कौन सा जादू है? मैं इधर हूँ जनाब, इस तरफ। मैं कोतवाल की तरफ बढ़ी, लेकिन जो ही उसने मेरी आवाज़ सुनी, एक और चीख मारी और जिस्त लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। और दूसरे लम्हे मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मेरे आसान खता हो गए।
समझ में नहीं आ रहा था कि कोतवाल किस चीज़ से खौफजदा है और बाहर से दरवाज़ा बंद करके मुझे क्यों कैद कर दिया गया। और बाहर इस वक्त एक हंगामा बरपा था। बहुत से लोगों की तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ें आ रही थीं और कोतवाल की आवाज़ सबसे नुमायाँ और बुलंद थी। वो अजीब बेहंगम गुफ्तगू कर रहा था और शोर गुल की वजह से कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। बहरकाफ मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि लोगों को मतवज्जा करके दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त करूं। अफरा तफरी में मैं ये भी भूल गई कि शंकर की कैद से भागते वक्त मैं बंद दरवाजे से गुजर गई थी और यहाँ से भी निकल सकती हूँ। अभी मैं चांदी कदम चली थी कि ठटक कर रुक गई और मुझ पर एक खौफनाक हकीकत का इंकशाफ हुआ, और वो ये कि मेरा जिस्म गायब था और मैं वजूद रखती थी मगर बेवजूद बन गई। और इस वक्त मेरा कोई मादी वजूद नहीं था, बस मैं रूहानी तौर पर अपनी शख्सियत का महसूस कर रही थी और एक एहसास था कि मेरा वजूद है और बस। हर चंद के मैं इस वक्त बगैर जिस्म के थी, लेकिन आम इंसानी कैफियत में कोई फ़र्क पैदा नहीं हुआ था। मैं पूरी तरह होशो हवास में थी, देख सकती थी, सोच सकती थी, समझ सकती थी, सुन सकती थी, बस गोश्त पोशिश से महरूम थी और इसी बिना पर किसी को नज़र नहीं आ रही थी। बाहर का शोर हंगामा लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था और लोग किस्म किस्म की बातें बना रहे थे और मैं दरवाजे के करीब चली गई और बाहर की आवाज़ों पर कान लगा दिए। कोतवाल किसी से कह रहा था कि अभी मैं उससे बातें ही कर रहा था कि उसका जिस्म नज़रों से गायब हो गया। हो सकता है कि आपकी नज़रें किसी और तरफ हों और वो किसी और तरफ निकल गई हो, और नहीं, मेरी नज़रें एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ से नहीं हटी थीं। अजीब बात है। खैर, मैं देखता हूँ। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और तहकमाना अंदाज में कहा गया, तुम जो कोई भी हो अपने हाथ ऊपर उठा लो, पुलिस अंदर दाखिल हो रही है और ज़रा भी गड़बड़ की तो गोलियां सीने में उतर जाएंगी। आप अंदर आ सकते हैं। मैंने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, और मैं बिल्कुल बेज़रर हूं और मेरे पास किसी किस्म का असला वगैरह भी नहीं और दरवाज़ा भी बाहर से बंद है। और चंद सानिये गंभीर सन्नाटा छाया रहा और फिर कफल में चाबी घूमने की आवाज़ आई और आहिस्ता आहिस्ता दोनों पट खुल गए। दरवाजे में कई पुलिस अफसर पिस्तौल और बंदूकें लिए खड़े थे और उन्होंने वहीं से कमरे का जायजा लिया और फिर उनके चेहरे हैरत और इस्तजाब की अमाजगा बन गए। ज़ाहिर है कि उन्हें आपस में कोई नज़र नहीं आया कि उन्होंने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी थी, जबकि मैं पुरअसरार तौर पर गैर मर्री बन गई थी और पुलिस वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। और फिर वो चंद कदम आगे बढ़ गए और मैंने मौका गनीमत जाना और कि उनके दरमियान से निकल आई। बाहर अच्छा खासा हजूम था और मैं लोगों के से बचती बचाती पुलिस ऑफिस से बाहर निकल आई और अब मेरा रुख घर की जानब था। रास्ते भर ख्यालात में गलतो पीछा रही और मैं सोच रही थी कि आखिर ये क्या तिलस्म है और मेरा जिस्म अचानक कहाँ गायब हो गया। मैं लोगों पर किस तरह अपनी शख्सियत वादे करूंगी और मसरूफियत को क्यों कर जारी रख सकूंगी और मेरी हैसियत क्या होगी और मेरे मुस्तकबल का क्या बनेगा। और मैं अपने ख्याल में डूबती उभरती बढ़ती चली जा रही थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मैं इतनी ही फुर्ती से फिर पलटी और वो कोई और नहीं, रोशन आरा थी। बंगाल के नाम भी अजीब हैं। हर तीसरी लड़की का नाम रोशन आरा या नूर नहान या फरीदा यास्मीन होना ज़रूरी था। अगर किसी बाजार में खड़े होकर रोशन आरा कहकर आवाज़ दी जाए तो एक साथ 100 आवाज़ें आएंगी। जी, और ख़ुद मेरा हाल जो मासी काम करती थी उसका बेटी का नाम भी नूर नहार था और मेरी सहेली का यही नाम था और मेरे स्कूल में भी कई लड़कियां इसी नाम की थीं और ये वाली नूर नहार मेरी सहेली थी जिसके घर में मैं रह रही थी। और उसने मेरे रुकते ही कहा, ए तू कहाँ भटकती फिर रही है? कल भैया भी पूछ रहे थे कि कहाँ चली गई, सीधी घर चल, मगर तू यहाँ क्या करने आई थी? इस्लामपुरा में लाइन सिनेमा के पीछे मेरी बाजी है ना, उनके घर आई थी, अब वापस जा रही हूँ। और सर छुपाने के लिए वो जगह बुरी ना थी तो मेरे अंदर का खौफ था और मैं उसके हाथ से निकल आई क्योंकि रोशन आरा नूर नहान के भाई ने मुझे पैगाम इश्क दे दिया और इश्क का बूझ सबसे खतरनाक होता है। इज्जत और शोहरत का त्याग पांजा हो जाता है, इसीलिए मैं उस घर से दूर रहना चाहती थी। और फिर हम बस स्टॉप से उतरकर बातें करते हुए नूर नहार के घर में दाखिल हुए और जैसे ही अंदर पहुंचे उसके भाई जलील से मिड भीड़ हो गई। और बड़ा भाई मेरे इश्क में पागल था तो ये मेरा दुश्मन नंबर 1। अब्बा मियाँ के ज़माने में सुबह से शाम तक हमारे यहाँ पड़ा रहता और अब्बा मियाँ से वज़ाइफ वगैरह पूछता रहता और साथ ही साथ ये एक
अघोरी से भी खुफिया राब्ता बनाए हुए था। अघोरी दरअसल उस शख्स को कहते हैं जो गंदे इल्म का माहिर होता है, खास कर काले इल्म का। और इस बात का पता हमें तब चला जब अब्बा मियाँ इंतकाल हो गया और उसने हमारे आस्थाने पर कब्जा कर लिया और वहाँ उसने बोर्डिंग टांग दे दिया था कि यहाँ काले इल्म की काट की जाती है। और ये बात मुझे पसंद ना थी, मगर क्या करती कि मैं बुरी तरह उलझ गई थी। कटोरे के सांप ने फिर शंकर ने और अब इस फकीर ने उलझा दिया था, इसलिए मैं जलील से उलझ नहीं पाई, वरना मेरा दिल कर रहा था कि इसे धक्के देकर अपने अब्बा के आस्थाने से निकाल दूं। और वो कमीना मेरे अब्बा मियाँ का नाम बेच रहा था और अब्बा मियाँ के मरीदों को ठग रहा था और तबलीग दीन की जगह पैसे के हसूल में लगा हुआ था। और उसने मुझे टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, आ गई, कहाँ थी इतने दिनों? तुमसे मतलब, मैंने भी तुर्श लहजे में जवाब दिया। ये घर है, सराय नहीं कि जब दिल चाहा चली आई, वरना मुड़कर खबर ना ली। और ये कह कर वो अपने कमरे की तरफ चला गया और मेरे दिल में नफरत की तेज लहर उठी थी। यही वो शख्स था जो दिन रात अब्बा मियाँ के पास पड़ा रहता और आज उनकी गद्दी पर बैठकर झूठे सच्चे शोभे दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था कि वो काले इल्म की काट जानता है। ए, यहाँ क्या सोच रही है तू? रोशन आरा नूरन नहा ने अपने कमरे से निकल कर पूछा और मैंने चौंक कर कहा, बस यूं ही एक ख्याल आ गया था। यह कहकर मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ती चली गई जहां मुझे ठहराया गया था और जिसमें मैं सोया करती थी। उस कमरे में पहुंचकर मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा सा दिया और यूं भी थकन गालब थी और इतनी भाग दौड़ के बाद आराम का लम्हा मुयस्सर आया तो आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और मैं कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतर गई। शाम हो चली थी, सूरज डूब रहा था, मगर मैं कसलमंदी की वजह से अब तक बिस्तर से एक बार भी उतरी नहीं थी। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म होने वाली थी और इस घर में रहते हुए मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। फिर भी मैं परेशान थी कि क्या करूं, कहां से रकम इकट्ठी करूं। और यही कुछ सोच रही थी कि मुझे ख्याल आ गया कि हमारा घर जो अब मलबे का ढेर था उसे बेचा जा सकता है। उसके कागजात अब्बा के एक मरीद के पास थे और वो एक वकील था। उसने मकान तामीर कराने के लिए किसी बैंक से कर्जा दिलाने की बात की थी, इसीलिए वो कागजात ले गया था, वरना वो कागजात भी जलकर खाक हो जाते। अभी मैं ये कुछ सोच ही रही थी कि मुझे याद आ गया कि अब्बा की एक डायरी थी, उसमें उनके 50 मरीदों के पते दर्ज थे और वो डायरी मुझे फरजाना के भाई ने लाकर दी थी। और हिंदुओं का हमला हुआ तो मुसलमानों ने रोकने की कोशिश की थी और जवाबी हमला करने वालों में फरजाना का भाई भी था। और मेरा घर लुटने के बाद वो पहुंचा था और उससे वो डायरी पड़ी हुई नजर आई तो वो उसे उठा लाया। उस डायरी को अब्बा की निशानी समझकर मैं उसे हर वक्त अपने पास रखती और इस वक्त भी वो मेरे तकिए के नीचे रखी हुई थी। और उसे निकालने के लिए मैंने तकिया हटाया तो मेरी सांस चढ़ने लगी। अपनी आंखों पर यकीन ना आया कि तकिए के नीचे 1 2 नहीं 5 गुड्डियां रखी थीं, 50 के करारे नोटों की गुड्डियां। और ये नोट कहाँ से आए मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो दौर बहुत सस्ता था, 50 पैसे का किलो आटा और 75 पैसे किलो मोटा चावल मिल जाता था और इतना पैसों में तो कई घर बना सकती थी। इसलिए मेरी खुशी का ठिकाना ना था और उसे उठाकर मैंने अपने पर्स में रखने लगी। तभी मुझे ख्याल आया कि कहीं ये नोट जाली तो नहीं। उसे अच्छी तरह चेक किया मगर वो असली करेंसी नोट थे और मेरी जिंदगी बदल गई थी और मैं यकलख्त अमीर बन गई थी। लेकिन तशवीश की बात यह थी कि यह खतीर रकम कौन रख गया और क्यों रख गया। क्या वाकई मुझ पर कोई पुरइसरार हस्ती मेहरबान हो गई है या वही कटोरे वाला सांप मुझे फंसाने के लिए फिर कोई चाल चल रहा है। और एक जोड़ी कंगन देकर उसने मेरी बहन की जान ली थी और अब क्या वो मेरी जान लेना चाहता है। इतनी बड़ी रकम यकमुश्त मिल जाने का मतलब यही था कि अब मुझे किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह सवाल जहन में ताज़ा था कि आखिर ये रकम आई कहाँ से। क्या वाकई कोई पुरइसरार हस्ती मुझ पर मेहरबान हो गई है। लेकिन क्यों? मुझ में ऐसी क्या बात है कि मैं अपने अब्बा की तरह इबादत गुजार भी नहीं थी और ना ही तस्खीर जिन्नात का अमल किया था कि जिन्नात मुझे रकम फराहम करते। और जब कोई बात समझ में ना आई तो मैंने बिस्तर छोड़ देने में ही आफियत समझी और बेड से नीचे पैर लटकाकर स्लीपर पहनने लगी। मैं बिस्तर से उतर कर दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने समझा कि नूरन नहार होगी, मगर दरवाज़ा खोलते ही सकते में रह गई। दरवाजे पर पुलिस वाले खड़े थे और उन सब ने मेरी तरफ राइफलें सीधी कर रखी थी। उनके पीछे शंकर था और उसके होंठों पर तंज भरी मुस्कुराहट खेल रही थी।
میں سمجھ گئی کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس بار پولیس والے مجھے بخشنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے واقعی ذرا بھی رعایت نہیں کی، اور 3 طرف سے رائفل کی نالیں میرے جسم سے لگا دی گئیں۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر مجھے ہتھ کڑیاں لگائیں اور مجھے کھینچتے ہوئے لے چلے۔ اس بار ان کی چوکسی قابل دید تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا جا رہا تھا، اور کبھی تفتیش کے نام پر سوال جواب کرتے تو کبھی یوں ہی اپنے سامنے بٹھائے رکھتے، اور یہ سلسلہ 3 دن تک چلا۔ 3 دن کے بعد مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور مجسٹریٹ کو بھی شاید سکھا پڑھا دیا گیا تھا، اور اس نے ایک بند کمرے میں مجھ سے سوال جواب کیے، اور پولیس نے جن لڑکیوں کے قتل کا الزام مجھ پر لگایا تھا اس کے بارے میں سوالات کرنے کے بعد فوراً ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ مجھے پھانسی کا حکم دیا گیا، اور یوں بھی اوپر سے نیچے تک محکمہ پولیس میں میری وجہ سے خوف چھایا ہوا تھا، اور پولیس والے دور دور کھڑے ہو کر مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھتے، اور یکا یک سب کی نظروں سے غائب ہو جانے والی میری خوبی کا تذکرہ کرتے، اور سب کا یہی کہنا تھا کہ مجھے جتنی جلدی ممکن ہو چڑیلوں والی سزا دی جائے، یعنی زندہ جلا دیا جائے، اور اسی لیے قانون کی کھلی خلاف ورزی کی گئی، اور مجھے پھانسی پر لٹکانے کا کام اتنی جلدی نمٹا دیا گیا تھا۔ میرے آگے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ میری پیروی کرتا، ہائی کورٹ میں میرا مقدمہ پیش کرتا، اس لیے میں سر پکڑے بیٹھی رہی، اور اگلے ہی دن مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے کا انتظام کر دیا گیا، اور بلینک وارنٹ پر میرے انگوٹھے لگوا لیے گئے تو ایک مولوی صاحب آ گئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی نماز پڑھ، اللہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی نے یہ زندگی دی ہے، اسی کے پاس ایک دن سب کو جانا پڑتا ہے، اور آج کئی دنوں کے بعد میں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ نماز پڑھنا گویا میں بھول چکی تھی، اور پھر بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر یہ کیا، میرا ذہن معاف ہو گیا تھا، دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا، اور ایک لفظ بھی یاد نہیں آیا، اور یہاں تک کہ اللہ اکبر کہنا بھی بھول رہی تھی کہ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں رکوع اور پھر سجدے میں جھک گئی، اور دکھاوے والی نماز پڑھی، اور سلام پھیر کر کھڑی ہو گئی، اور مولوی صاحب میرے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے، اور بالکل ایسے جیسے قریب المرگ مریض کے سرہانے پڑھی جاتی ہے، اور تلاوت ختم ہوئی تو 5 بج چکے تھے، اور ٹھیک 5:15 بجے مجھے پھانسی تک دی جانے والی تھی، اور میری زندگی کے صرف 15 منٹ باقی تھے۔ اس کے بعد میرا جسم پھانسی پر لٹک جاتا، اور پھانسی گھاٹ پر کھڑے لوگ میرے تڑپنے کا نظارہ کرتے۔ تمام کاروائی ختم ہو گئی، اور مجھے پینے کے لیے چند گھونٹ پانی دیا گیا، اور پھانسی گھاٹ پر کھڑا کر کے میرے چہرے پر کالے کپڑے کا غلاف چڑھا دیا گیا، اور میرے دونوں ہاتھ تو پیچھے بندھے ہوئے تھے، اب پیروں کو بھی باندھ دیا گیا، اور میں تخیر کی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جلاد کا ہاتھ اس لیور پر ہے جسے وہ اپنی طرف جھکائے گا، اور جیسے ہی وہ لیور جھکے گا میرے پیروں سے نیچے موجود تختہ خود بخود ہٹ جائے گا، اور میری گردن میں پھنسا پھندا کس جائے گا، اور میری آنکھیں ابل جائیں گی، زبان باہر نکل آئے گی، اور میں مر جاؤں گی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، مولوی صاحب نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا تو میں کلمے کو دہراتی کہ میرے جسم کو جھٹکا لگا، لطیف سا جھٹکا، اور اس سے پہلے بھی ایسا جھٹکا لگ چکا تھا، اور جب بھی ایسا جھٹکا لگتا تھا ایک انوکھی کرامت ہوتی تھی۔ جھٹکا لگنے کے ساتھ ہی میں نے کچھ دہشت زدہ اور گھبرائی ہوئی آوازیں سنی، اور جب جو گرد و پیش کا جائزہ لیا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پھانسی کا پھندا جو میری گردن میں ڈالا گیا تھا وہ فضا میں خالی جھول رہا تھا، اور میرے چہرے پر چنا کے نوپ اتر کر الگ پڑا ہوا تھا، اور اسی لیے میں سب کچھ صاف صاف دیکھ رہی تھی۔ میں روحانی حیثیت میں کھڑی تھی، اور میرا جسم غائب ہو چکا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا، اور جلاد، سپاہی، جیلر، مجسٹریٹ اور مولوی سب کے سب پھٹی پھٹی نظروں سے پھانسی گھاٹ کو دیکھ رہے تھے، اور خالی چبوترا سب کا منہ چلا رہا تھا، اور اتنی دیر میں ان سب کے چہروں پر پھیلی حیرت نے، حالات کے نئے رخ نے میرے اندر نئی توانائی بھر دی، اور کچھ دیر پہلے مجھ پر جو موت کا خوف غالب تھا وہ یکدم موقوف ہو گیا تھا، اور تبھی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جلال و جولیور پکڑے کھڑا تھا، اور اس نے مجھ سے رشتہ جوڑنے کا اظہار کیا، اور پدری سلسلے کی خواہش بیان کی، اور اپنی پاکیزہ ماں کے بارے میں اتنی بڑی بات میں کیسے سہ لیتی۔ اس نے لیور کو غصے سے جھٹکا دے کر یہ بات کہی تھی، اور میں نے وہیں رکھا ہوا ایک سپاہی کا ڈنڈا اٹھا لیا، اور دل میں آیا کہ اس نے لیور کو تھام کر میرے بارے میں جو رائے دی تھی وہی بات میں عملی طور پر دہرا دوں، اس لیے ڈنڈا اٹھا کر اس کی کمر پر زوردار انداز میں جما دیا، اور وہ تلملا کر پلٹا۔
اس کے نظر پیچھے کھڑے سپاہی پر پڑی اور دو میں سے ایک کا ڈنڈا میں نے سنبھال رکھا تھا اور دوسرے کا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا اور جلاد چیختا ہوا پلٹا تھا۔ اس نے یہی سمجھا کہ شاید اس سپاہی نے ڈنڈا چلایا ہے، بس اس نے ہاتھ گما دیا اور عین اسی لمحے میں نے سپاہی کی ٹانگ کھینچی اور وہ نیچے گرا تھا اور جلاد کا تمانچہ جیلر کے گال پر پڑا اور جیلر گالیاں بکتا ہوا سپاہی کی طرف پلٹا اور میں نے مولوی صاحب کو دھکا دیا۔ وہ بیچارے لڑ کر مجسٹریٹ پر جا گرے اور مجسٹریٹ صاحب کا غصے میں آنا ضروری تھا۔ وہ مولوی صاحب کو برا بھلا کہنے لگے اور حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کو غصے کے عالم میں پہنچا دو، اور حضرت علی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ غصہ عقل کو اس طرح کھاتا ہے جیسے سوکھی گھاس کو آگ۔ اور اس وقت وہاں موجود لوگوں کی اصلیت بھی ظاہر ہو رہی تھی اور عقل کی گہرائی بھی، اور وہ سب کچھ بغیر سوچے سمجھے آپس میں لڑ پڑے تھے۔ ہر ایک کا شک تھا کہ اسے دانستہ مارا گیا ہے، اور میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا کہ مبادا میرا جسم لوٹ آئے اور میں ان لوگوں کو نظر آنے لگوں، اور غصے سی وجہ سے انہوں نے مجھے بھلا دیا تھا اور میرے غائب ہو جانے کو نظر انداز کر دیا۔ مگر یہ سب لمحاتی کھیل تھا، اور جیسے ہی انہیں کچھ دیر پہلے کا واقعہ یاد آتا وہ سب اپنا غصہ بھول جاتے اور میری تلاش شروع ہو جاتی۔ اور یہی ہوا۔ مجسٹریٹ صاحب چیخے، بے وقوفو، اس لڑکی کو ڈھونڈو، وہ کہاں غائب ہوگی؟ اور ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی، اور میں ٹھوس جسم کی عادی تھی، اس لیے بغیر کسی وقت کے ہوا میں تیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور مجھے جیل کی ٹھوس دیوار بھی روک نہ سکی اور میں اس میں سے گزرتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔